अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुज़फ़्फ़र का एपिसोड नंबर 20 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाकी एपिसोड्स के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, जिससे बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। 15 मई से तकरीबन 2 हफ्ता कबल ये एक खंडर बन चुका हुआ कांच का कारखाना था। लोहे के शटर और उनके साथ रखे हुए मुख्तलिफ फ़ियत के कांच, उभरते सूरज की रोशनी शटर के खाने और खला से छनकर आती, मुख्तसर ही मगर काफ़ी थी। उस खामोशी में फ़िलहाल एक ही वजूद था। जब दूसरे की भी आमद हुई थी, उसकी पुश्त पर आकर ठहरते हुए दोनों का अक्स अतराफ के शीशों में बना था। दोनों के कद गाठ बराबर, फ़र्क था तौलिए का। मेज़बान धारीदार शर्ट के साथ स्लीक में मौजूद था, दाढ़ी से पाक, छोटे बाल और शफाफ चश्मे, जबकि उसके मुकाबले में मेहमान ने फौजी नुमा जैकेट तले रफ सी जीन्स पहनी हुई थी। घनी दाढ़ी, मूंछ और लंबे बाल आधे पौनी में एक जैसी शक्ल के बावजूद दोनों में मुमासलत बज़ाहिर मुश्किल थी। तुम जानते हो ना, मैं लाला की तरफ हूँ। ज़ोएब की खुरदुरी आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा। मालूम है। रुबैद जुजास की आवाज़ में भी खासा फ़र्क ना था। यही कि तुम खुद की तरफ हो। यहाँ रुबैद पीछे मुड़ा। वही ज़ोएब ने जेब से पिस्तौल निकाल कर तानी। रुबैद ने एक निगाह भी हथियार पर न डाली। मैंने तो सुना था तुम हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा पसंद करते हो। तुम दोस्त थे ना, तुम्हारे मामले में हाथ सुस्त पड़ जाएंगे। आंखों में नमी छलकी। थे? हम दोनों में से कोई मर गया है क्या? तुम मारे जाओगे। लाला ने तुम्हारे कत्ल का इरादा बना लिया है। फिसलती गिरफ्त को तंग किया। वो कुछ देर कबल ही कराची से लौटा था जब रुबैद ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसे दोनों दोस्तों के दरमियान चलते हुए हालिया तनाज़े का इल्म था, तभी अपनी मुलाकात खुफिया रखे वो फौरन आ पहुंचा। तुमने वो सब क्यों किया रुबैद? 3 साल की दोस्ती को तुमने चंद टकों के लिए रोन दिया, जब तुम्हारे और लाला के दरमियान शुरू में ही तय हुआ था कि दवा बनने के बाद तुम उन्हें बेच दोगे। तो क्यों तुमने फिर लालच दिखाकर मजीद पैसों की डिमांड की और इनकार करने पर तुम ब्लैकमेल करना शुरू हो गए? ईमानदारी, रिश्तेदारी, इंसानियत, क्या इस सब से तुम्हें कोई गर्ज नहीं? बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं देता हूँ, मगर तुम दोस्ती को यूं तो न रोन दो। रुबैद और हसल के मुकाबले ज़ोएब के दोस्त गिनती ही के थे, और उनमें से भी करीब बस ये दो। वो कम अज कम उनके माबेन ताल्लुकात खराब होता हुआ नहीं देख सकता था। ये अल्फाज तुम्हारी ज़बान पर मज़ाहे का खेज लगते हैं। जब गोली हलक में उतारूंगा तो हंस लेना। कमर पर मौजूद बस्ते का स्ट्रिप पकड़े हुए रुबैद मलाल से मुस्कुराया। अगर तुम वाकई मेरे दोस्त होते तो समझ जाते कि रुबैद जुज़ार शोहरत और दौलत में किसका इंतखाब करेगा। ज़ोएब के तासुरात अटल थे। मैं थूकता हूँ उन पैसों पर जो मुझे खुद का हुनर बेच कर मिले। मुझे सिर्फ शोहरत चाहिए, बेइंतहा, ना खत्म होने वाली तायात नामवरी। क्यों नहीं? वो जैसे हैरान हुआ और किसी हद तक बेजार भी। खुदा ने मुझे जहानत दी है, सबको नहीं मिलती। अगर इस जहानत के जरिए मैं जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिश मुकम्मल करूं तो इसमें क्या मसला है? तुम में और हसल में कोई फ़र्क नहीं। रुबैद के तासुरात में एकदम नफरत घुली। मैं अपनी ख्वाहिशात में दूसरों के हक नहीं खाता, और ना ही मेरे नज़दीक इंसानी जान बेवकत है, जैसे कि तुम और तुम्हारी कज़न के नज़दीक। गोली के दूसरे रुख पर खड़े हुए मर्द के चेहरे पर नासमझी फैल गई थी। मैं सब जानता हूँ। हरीपुर के पास बस्ती में होने वाले ट्रायल, उस बर्फ खाने में दवाइयों का फ्रॉड, तुम्हारा हसल के लिए लोगों पर तशद्दुद करना, तमाम वो जाली कागजात जो हसल सामियान इस्तेमाल करके अपनी दवाइयों की मंजूरी के लिए आसान बनाता है। तो वो वाकई बेनियाज था, और ये रवैया रुबैद के लिए गैर मतवक्का था। तुम में और हसल में कोई फ़र्क नहीं। उसी का जुमला उसको लौटाया था। हमने कुछ गलत नहीं किया। उस बस्ती में लोग वैसे भी बीमार थे। हमने तो ट्रायल के जरिए उनकी मदद करने की कोशिश की, मगर वो नहीं बच सके। और रही बात उन खराब दवाइयों की, तो वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो महंगी दवा खरीद नहीं सकते। अब मुफ्त में मिलती चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। हर गुनाह से खुद को बरी इल्ज़ामा करते इब्लीसी काबीना का वो मेंबर इतना भी रहमदिल ना था। बुलंदी पर रहने के लिए चंद सर कुचले भी जाएं तो कोई मुजाहिका नहीं, और अगर वो कुचला गया सर तुम्हारा हो तब? ज़ोएब के तने हुए कंधे ढीले हो गए। इब्लीस अपनी फौज में भर्ती करदा मुलाजिमों को बदलता रहता है। आज तुम उसके नायब, कल कोई आने वाला उसका नायब। क्या बके चले जा रहे हो? वो ताज्जुब से बोला। कमर पर मौजूद बैग खोलते रुबैद ने फाइल निकाल कर ज़ोएब को थमा दी। इब्तिदाई नागवारी रफ्ता रफ्ता फना हुई, और आखिर के पन्ने पलटते हुए तो जैसे ज़ोएब का दिमाग घूम गया। गोली फर्श पर कहाँ गिरी थी, होश नहीं था। आंखें जो ये सबूत देख रही थी, ये ज़्यादा अहम थे। ये सब
5 फुट 11 इंच के तवाना मर्द पर बेबसी ऐसी तारी हुई थी कि वो हकलाने लगा। जाल है। रुबैद पुरसुकून सा एक तरफ को मौजूद जंग आलूद मेज से टेक जोड़ते हुए बोला, जबकि ज़ुएब दोबारा उन कागजात की रोगर्दानी करने लगा। हज़ल सामियान जाल में जकड़कर दम घोंटता है। तुम्हारा कज़न, तुम्हारा लाला और तुम्हारा आइडियल तुम्हें आगे बेच चुका है। अपने सारे काले धंधे उसने तुम्हारे नाम से सबूत बनाकर ANF के सुपुर्द कर दिए हैं। तुम्हारी आज़ादी तो ख़त्म है दोस्त। क्या बकवास कर रहे हो? लाला मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो फाइल पटकते हुए आगे आया और रुबैद को गिरेबान से दबोचते टेक छुड़वाई। एक चेहरा मुजामिल था और दूसरा मुतमईन। जो आदमी मुझे धोखा दे सकता है अपने फौज के आला सदर को, उसके लिए तुम्हारा जैसा सिपाही क्या चीज़ है? रुबैद को धक्के से छोड़ते हुए वो झुका और हड़बड़ाते हुए हर कागज़ को खंगालने लगा। ये झूठ है। उस पर गोया हिजियान तारी हुआ। मैं लाला के कहने पर सब करता था। इस सब में हम बराबर के शरीक हैं। और ये देखो। उसने एक सफ़ा जिस पर कार्गो से आए हुए तरसील की तस्वीर चिस्पा थी रुबैद के आगे किया। लाला बहुत सी स्मगल होकर आई हुई मंशियात और गैर कानूनी केमिकल मंगवाते थे। इनमें कुछ समुद्री रूट से आता था, मगर ड्रग्स अमूमन बाय रोड, और मैं तो सिर्फ उनकी वसूली पर होता था, क्योंकि सिक्योरिटी मैनेजर था। जो जाली रिपोर्ट बनती थी उस पर ठप्पा भाई लगाते थे, रिपोर्ट भी वही बनवाते थे। वो बोलता गया और रुबैद हंसता गया। उसकी हंसी की वजह समझ आई तो ज़ुएब के लिए मज़ीद समझने को कुछ नहीं रहा था। हज़ल कंपनी का CEO समीत बोर्ड का मेंबर है। तुम उससे भी मातहत हो, यानी हज़ल को जवाब दे। तुम जो काम करते हो उस पर हज़ल ने महज ठप्पा लगाना है। ये तमाम धांधली किसकी मौजूदगी में होती है? चीफ ऑफ सिक्योरिटी कौन है? डिस्पोजल फाइल में सुपरवाइजर के तौर पर किसका नाम लिखा जाता है? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए रुबैद ने उंगली से गोमोगू की कैफियत में खड़े हुए ज़ुएब की जानिब इशारा किया। तुम ज़ुएब जुल्करनैन, तुम। हर गैर कानूनी सरगर्मी में मौजूदगी तुम्हारी है। हर जाली रिपोर्ट तुम्हारी पोजीशन से जा मिलती है। तुम कठपुतली हो और डोरी हज़ल के हाथ में है। पैदाइश से ही अकल में कमज़ोर आदमी एतमाद का इतना पक्का निकला था कि आंखें बंद करके रियाकार के हाथ पर बैत कर ली, और आज उसी रियाकार के पढ़ाया गया सबक था जो उसे मुतकिलगा की जानिब ले गया। मानना पड़ेगा, हज़ल है चालबाज। उसी ने नारकोट्स के ऑफिसर से रब्ता किया और फिर मेरे जरिए उस तक ये कागजात पहुँचाए, ताकि कल को अगर तुम पकड़े जाओ तो मालूमात में नाम मेरा आएगा कि सबूत मैंने अथॉरिटीज़ को दिए हैं। मुझे इनकी नौयत का तभी इल्म था, मगर हज़ल ने मुंह खोलने से मना किया था। ज़ुएब ने डुबडुबाई आंखों से बेहतरीन दोस्त को देखा। हज़ल और रुबैद में से चुनने का मौका मिलता तो वो आंखें बंद करके रुबैद का इंतखाब करता। तुम हैरान हो रहे हो? बुरा लग रहा है कि दोनों दोस्त ने गिरोह बनाकर तुम्हें एक तरफ लगा दिया, जबकि मामला अलग है। हज़ल ने कहा था वो मुजरिम को छाव देकर अपनी तरबियत के खिलाफ नहीं जा सकता, मगर मुझे उसकी बातें खटक रही थी। तुम इतने चालाक नहीं कि ये सब करो, तो मैंने खुद से मालूमात ढूंढना शुरू कर दी, और जब मुझे मालूम हुआ ये कारनामे उसके थे, मुजरिम वो था, तो मैं फौरन तुम्हारे पास आया हूँ। हाथ खींचते हुए वो वापस उसी जंग आलूद में से टेक जोड़कर खड़ा हो गया। बाहर अब की सुबह रोशन हो रही थी। हज़ल और मेरे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था। उसने शुरू से हमारा प्रॉफिट 50-50, मगर नुकसान मुकम्मल मेरे हिस्से में रखा था। रीजेनिक्स का बानी मैं और राइस वो होता। क्या तुम्हें मैं इतना कम अकल लगता हूँ कि 3 साल उसका नाम बनाने, उसकी शोहरत बढ़ाने के लिए मेहनत करता? ज़ुएब तो अपने आप में ना था, उसको क्या जवाब देता? मैं किसी के ताज में जलने वाला हीरा नहीं हूँ ज़ुएब नैन, मेरी चमक अकेली भी बहुत है। बस्ता संभालते हुए उसने फाइल वापस रख ली। अगर तुम्हें अब भी मेरे यकीन नहीं तो मैं समझूंगा 3 साल गलत इंसान को भाई समझा, और अगर यकीन आ चुका है तो मुझसे राब्ता कर लेना। हज़ल से बदला कैसे लेना है? आई हैव अ प्लान। कारखाने से निकलते हुए रुबैद जुजाज के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। मुनाफिक के इर्द गिर्द खड़े हुए उसके काबीना मकर से इतने आदी हो चुके थे कि सच और झूठ में फर्क करने की हिस्स वो खो चुके थे। सारा बिनते सलमान यहाँ गलत थी। तबाही अभी नहीं, तबाही 3 माह कबल ही शुरू हो चुकी थी। अगर उस घर की दीवारें जानती कि एक रोज़ ये दिन देखेंगी तो तामीर के वक्त ही ढह जाती। घर में वहशत छाई हुई थी। पुलिस की नफरी अपनी तलाशी ले रही थी। ऐसे में चीज़ें पटकने की आवाज़ें, बूटों की धमक, दरवाजे का शोर निचली मंजिल तक जा रहा था। डबल सीटर सोफे पर एक साथ बैठे हुए जहाँ हर ऊंची आवाज़ पर नाखून खाते हुए महिल का दिल हलक में आता, वहीं चौकन्ना सी बैठी हुई आगा मीना की कमर सीधी थी। कुन आँखियों से शोहर को देखते उसने बदमजा सा चेहरा बनाया और उसका हाथ मुंह से हटाया। एक सिंगल सीटर पर सारा बैठी हुई पैर झला रही थी, जबकि उसके ऐन सामने मौजूद तफ्तीशी अफसर बदर अल रजा तहम्मुल से मौजूद थी। हाथ में कलेजी से भरी हुई प्लेट उठाए वो उसका लुत्फ ले रही थी। टोपी और हथकड़ी सामने मेज पर धरी थी।
सारा घर छान लिया मैडम जी। तभी 2 ऑफिसर हाँफते हुए आगे पीछे से आए। मुलजिम कहीं भी नहीं मिला। नन्ही सी पौनी वाली अफसर ने सारा की जानिब इशारा किया। हाँ भाई, आदमी कहाँ है तुम्हारा? फिर एक कलेजी उठाते जबान पर रखी। मैंने बताया तो है। सारा ने हिज्जत की। 3 दिन से घर नहीं आया। आखिरी बात जो हुई थी वो उसकी बहन के मुतालिक हुई थी। तलाशी आप ले चुकी हैं। अपना ही शौहर है, ये किराए पर लिया था। अफसर ने उंगलियां चाटते हुए तंज किया। सारे मुल्क में छुट्टी है, हर बंदा अपने घर को लौटा हुआ है। तुम्हारे शौहर पर ऐसी कौन सी आलमी जिम्मेदारियां हैं कि वो ईद वाले दिन भी घर नहीं आया? सारा जवाबन चुप रही। कहानी जितनी टेढ़ी थी वो जानती थी इंस्पेक्टर सुनकर कभी यकीन नहीं करेगी। शौहर प्यार करता है? ये कैसा सवाल है? सारा की जबान से बेइख्तियार निकला। बदर मुस्कुराई बिना न रह सकी। तफ्तीशी सवाल है। हमारी जाती जिंदगी का इस केस से क्या ताल्लुक? आगा मीना ने मुदाखलत की। शौहर ने रात के अंधेरे में एक जवान खूबसूरत औरत के घर जाकर उसे गोली मारी है। वजह कोई छोटी तो नहीं होगी? बदर के अंदर तक उतरती नजरों से बेपरवाह सारा अपने ख्यालों में गुम थी। पुलिस वाले सबूत पर चलते हैं या कयास पर? अफसर ने मीना को उलझी हुई नजरों से देखा। तुम मुलजिम की इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? तुम्हारा तो जेठ था। चुपता सवाल था। नाखून खाते हुए महिल को बेइख्तियारी गैरत आई। ये मेरी बीवी है, इसका महज इतना ही ताल्लुक है जितना शौहर के भाई से होना चाहिए। अरे ये तो बोलता भी है। बदर के साथ आए हुए एक एहलकार ने दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। तुम्हारी आखिरी दफा अपने भाई से बात कब हुई थी? इस सवाल पर महिल का सर अज खुद ही झुक गया। चेहरे पर आती हुई बेआरामी बहुत से जवाब दे गई। मेरा सवाल अब भी जायज है। हमारी जाती जिंदगी का इस केस से क्या ताल्लुक? रुबैद भाई ने घर से बाहर कत्ल किया है, घर वाले को नहीं मारा। आखिरी जुमले पर सारा ने बेइख्तियारी जब्त किया। कत्ल की वजह उनके और मकतूल के दरमियान थी, इससे हमें क्या लेना देना? बदर ने सर उठाते हुए साथ आई हुई पलटून को देखा। आंखों ही आंखों में तबादला ख्याल हुए और फिर मुस्कुराते हुए वो उठ खड़ी हुई। ज़ोएब जुल्करनैन कौन है? सर पर टोपी जमाते हुए वो सबकी सांस खुश कर गई थी। महिल ने सारा को देखा और सारा की निगाहें तो फर्श से ही ना उठी। मुलजिम की चैट और कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है। ज़ोएब जुल्करनैन और उसके माबेन पिछले 1 महीने से चैट में अजीबोगरीब तबादले हुए हैं। पुलिस एहलकार ने सब पर तायराना निगाह डाली। कुछ उनमें जर्लिश मंसूर के मुतालिक भी थे। मैं नहीं जानती। सारा मिनमिनाई। मैंने कभी रुबैद के मुंह से उसका जिक्र नहीं सुना। महिल की मिन्नत करती हुई नजरों से वो अनजान रही थी। वो चीख चीख कर सारा को सब सच बताने का कह रहा था, मगर सारा आंखें और कान यूं लपेटे थी जैसे दाएं तरफ इब्लीस बैठा हो। तुम्हारे शौहर ने कत्ल क्यों किया ये तो हम पता लगा लेंगे। तुम लोग शहर छोड़कर जाने की गलती बस मत करना। सियाह वर्दी वाली अधेड़ उम्र औरत ने मीना को देखा। नहीं तो फिर बीबी बोलेंगी हमारी जातियात बीच में आ रही है। आगे पीछे निकलते अफसरों का शोर जो ही खत्म हुआ था, सारा का रुका हुआ सांस जैसे हलक से आजाद हुआ। लंबे गहरे सांस भरते वो भागी और पानी का ग्लास भर कर लाई थी। बाहर का दरवाजा बंद करके वापस आते हुए महिल जुजाज अब भड़का हुआ था। इधर मीना सारा की पीठ थपकते हुए उसे दिलासे दे रही थी। जब वो डाइनिंग मेज की कुर्सियों पर एन सामने आकर खड़ा हुआ। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अगर आपकी कहानी सच्ची थी तो बताना था ना, उधर कहना था ना कि ज़ेब वही है जिसके साथ मिलकर मैंने सबको बेवकूफ बनाया है। हलक के बल चिल्लाते हुए उसका चेहरा आग बगोला हो रहा था। सारा मारे तहरीके खुद से 2 साल छोटे को देख कर रह गई। सच तो यह है दी कि असल बेवकूफ आप हैं। मियाँ की मोहब्बत में इतनी अंधी हैं आप, जिसे यह नहीं दिख रहा कि शोहर उसे मैदान जंग में तना छोड़कर फरार हो चुका है। उसने मेज पर दोनों हाथ मारे और झुककर उसके चेहरे के आगे उंगली लहराई। आप उस आदमी को बचा रही हैं, ऐसे इंसान के गुनाहों पर पर्दा डाल रही हैं जो आपको इस गंद में छोड़कर पता नहीं कहाँ मुंह छुपा कर बैठा है। वो नहीं आते अब, भाई तो नहीं आते अब। अच्छा बस करो अब। आगा ने उसका बाजू से खींचकर पीछे करना चाहा था। सारा अब तक टुकड़ टुकड़ उसका तंजिया चेहरा देख रही थी। रुबैद जुजाज जैसा खुदगर्ज सारे मसाइल आप पर लाद कर गायब हो गया है। शायद शहर बदल लिया है, क्या मालूम मुल्क में ही ना हो। और वो जो कहानी, वही बेवकूफाना कहानी जो आपने हमें सुनाई है, वो भी आपके और आपके शोहर की कोई। उसके अगले अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब सारा ने हाथ में थामा हुआ शीशे का ग्लास फर्श पर दे मारा था। कुर्सी से खड़े होते उसकी सुर्ख आंखें नमी से भरपूर थी। आगा उलझी हुई एक हाथ से शोहर को पीछे रखे हुए थी, दूसरे से भाभी का कंधा सहला रही थी। जब कुछ याद आते ही वो तेजी से दूर हटी। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? तुम्हें मेरा शोहर खुदगर्ज लगता है? असल बेवकूफ और खुदगर्ज तुम हो। वो लरसते हुए भी चिल्लाकर बोली। पहले तुम्हें नफरत थी रुबैद से, शिकायतें थी। जैसे ही भाई ने नौकरी दिलवाई आगे पीछे उसके तलवे चाटने के लिए तैयार रहते थे। रुककर पूछा क्यों नहीं कि अब क्यों? इतने साल नजरअंदाज किया और अब ये अचानक तब्दीली।
महिल का चेहरा तारीख हुआ। और रुबैद छोड़ो, तुम्हें तो हसल के पाँव धोकर पीने को मिलते हैं तो वो भी करते हैं। तुम्हारी जैसे गुलाम सोच वाले हासिद क्या ही किसी की मदद करेंगे, क्या किसी का साथ निभाएंगे। तुम्हारी तो पहचान ही सिफर है, तुम्हारी सोच रद्दी और तुम्हारा वजूद गैर जरूरी। अगर इतना ही मसला है तुम्हें मुझसे और मेरे मियाँ से तो दफा हो जाओ मेरे घर से। हाथ उठाते बाहर का रास्ता दिखाते हुए कुछ आंसू जबर से बाहर गाल पर फिसल गए थे। मुझे उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम जैसे बेफेस की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ हूँ, उसकी बहन उसके साथ है। चीखते चीखते उसकी आवाज एकदम फटी। बरीरा के जिक्र पर महिल अचंभे से जम गया था। वो ख्याल जो पुलिस की आमद से जाहिल हुआ था दोबारा हावी हो गया। बरीरा? होठों के बीच लफ्ज जैसे किसी भूली याद की मानिंद निकला। बरीरा अब तक वहां क्यों है? वो अब तक उस रिसर्च सेंटर में क्यों है? सुबह उसकी बहन से बात हुई थी, मगर तब के और अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। जो उसको जाकर लेकर आना है। मीना, मेरी चाबियां। वो गायब दिमागी से अपनी कमीज की जेब टटोल रहा था, फिर चेहरा घुमाकर अतराफ में ढूंढी। मेरी चाबियां दो, मैं अपनी बहन को लेकर आऊंगा। बाल बिगाड़ते हुए उसका जहनी खलफिशार वाजे था। सारा तमस्कर भरी नजरों से उसकी बेचैनी देख रही थी। अगर भाई की जगह बहन पर इल्जाम लगता तब भी क्या उसकी बेगुनाही पर शक करते? 2 कदम चलकर आते उसने महल की कोहनी दबोची। बरीरा को इस सब में मत घसीटे भाभी, वो अभी बच्ची है। बस हाथ उठाने की देर थी, नहीं तो लहजे और आंखों में मिन्नत ही मिन्नत थी। तुम्हारी उस बच्ची ने ज़ुएब और रुबैद में फर्क खुद ही कर लिया था, तो मुझे ये ना कहो कि उसे मत घसीटें। वो अपनी मर्जी से सब में शामिल हुई है। हजल सामियान लंबा अरसा कबल ही उसे इस जंग में एक खिलाड़ी नामजद कर चुका है। हजल बाप लगता है हमारा जो ये फैसला करेगा। अपनी कोहनी छुड़वाते हुए वो चिल्लाया। मैं खुद जाऊंगा उसे लेने, वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। सारा के पीछे खड़ी हुई मीना का हाथ थामते हुए खुद के साथ खड़ा किया था। और जहां तक रही बात आपके घर की, तो ये ताने अब आप किसी और को मारें। मेरी बीवी और मेरी बहन वहीं रहेंगी जहां मैं रहूंगा। मीना ने ना एहतजाज किया और ना ही इकरार। वो गोया लम्हों में वापस वही पुरानी वाली आगा मीना बन चुकी थी। पहले तुम बरीरा को ले आओ, फिर पूछना वो किसके साथ है। सारा उसकी पुष्ट से चिल्लाई थी। महिल न चाहते हुए भी ठहरा। आपने कहा है ना कि उसके पास सबूत है, हम वही सबूत पुलिस में जमा करवा कर खुद बरी इल्जामा हो जाएंगे, फिर आप जाने और आपका शोहर। मोटरसाइकिल चलने की आवाज के साथ महिल भी घर से निकल गया। दूसरी मंजिल से आती हुई लैंडलाइन की आवाज पर आगा मीना वहां से हटी। यकीनन कोई रिश्तेदार रुबैद के बाबत बात करना चाहता होगा। सब चले गए और वो तन्हा रह गई। सारा आहिस्ता आहिस्ता वापस बैठ गई। तबाही का आगाज खामोश था। अरूज और जवाल खुदा जाने कैसे होते। जिंदगी के 8 साल धोखे थे क्या? खुद की कम अक्ली कबूल कर लेना, यानी अपनी अना का महल मुस्मार कर लेना। क्या उनकी दोस्ती फरेब थी? वो मालूमात कहाँ से इकट्ठे करे, किसके दर पर दस्तक दे, किसका हाथ थामे। 8 सालों से वो अपना बोझ और मदद हसल सामियान से बांट और मांग रही थी। अब कौन काबिले भरोसा है और कौन धोखेबाज। मरजान शहर के हवास अब भी मुअत्तिल थे। वो खुद को संभालने की कोशिश में बिखरी जा रही थी। चुनांचे हर तफसील और लाहिला अमल को रद्द करते हुए वो यहाँ थी, अपने हेल्थ केयर के रिसर्च सेंटर में, किसी के एहसासों का कर्ज उतारने। सोफे की पुष्ट पर सर रखे हुए वो छत की जानिब सर उठाई थी। मरकजी दफ्तर के पर्दे गिरे हुए थे। आखिर ये सब करके हजल को क्या हासिल होगा? जहन में बार बार यही ख्याल आता। क्या उसका शुरू से यही इरादा था? क्या मेरी कामयाबियां भी उसी की वजह से हैं? आखिर मैं ही क्यों? दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, फिर उसने मुझे ही क्यों चुना? उसका एक हिस्सा दोस्त पर एतबार करना चाहता था, मगर दूसरा हिस्सा बढ़ चढ़ कर कह रहा था कि देखा, तुम्हें हमेशा से जिसकी जानिब से खटका लगा रहता था, आज वो दुरुस्त साबित हुआ। मगर सवाल ये है कि मरजान को उन तस्वीर के मुतालिक मालूम कैसे हुआ? 8 साल पुराने एतबार की कब्र कब बनी? 15 मई से 2 हफ्ता कबल। उसकी कुछ घंटों में पेरिस की फ्लाइट थी। बैन आला इकवामी सतह में होती कॉन्फ्रेंस में वह पहले भी कई मरतबा जा चुकी थी। चुनांचे एतमाद से इस्लामाबाद एयरपोर्ट में आते वो फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठी थी। हमान और उसका ड्राइवर कुछ ही दूर फासले पर खड़े हुए सिगरेट पी रहे थे। आंखें मूंदे हुए औरत नींद दराज थी जब खिड़की पर दस्तक सी महसूस हुई। अभी मेरी फ्लाइट में वक्त है हमान। उसने बिना आंखें खोले हुए हाथ झलाया। मुझे मालूम है। ज़ुएब की आवाज़ पर मरजान की आंखें तेजी से खुली। गर्दन फेर कर देखा तो हैरत गहरी हुई। बाहर खड़ा रुबैद जुजाज उसे शीशा नीचे करने का इशारा कर रहा था। उसके पीछे खड़े हमान ने बलोची में कहते हुए मरजान को सारी तफसील सुनाई। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठे थे, जबकि टी शर्ट जीन्स वाली मरजान तंधी से रुबैद का नियम रुख देख रही थी। बताओ, मुझसे क्या काम है? हजल का कोई पैगाम देना है? मरजान को अच्छे से याद था, उसने ज़ुएब की आवाज़ सुनी थी।
धारीदार शर्ट और सियाह स्लीक वाले मर्द ने कुन आंखों से उस बगैर बालों वाले मजबूत कामत बॉडीगार्ड को देखा। ये काबिले भरोसा है, तुम बात कर सकते हो। रुबैद के मुतालिक उसकी मालूमात सरसरी ही थी और मुलाकात भी बस 3-4 मरतबा रस्मी सी हुई थी। अलबत्ता वो ये ज़रूर जानती थी वो हज़ल का अजीज़ तरीन मुलाजिम और दोस्त हैं। ये हज़ल ने आपके लिए भिजवाया है मिस मरजान, अंग्रेज़ी में कहते अपने बस्ते से एक लिफाफा निकालते हुए रुबैद ने बिना उसकी जानिब देखे हुए बढ़ाया। वो मुझसे खुद भी मिल सकता था, फिर आपके। उसकी बोलती जुबान को वक्फा लगा। लिफाफे में मौजूद तस्वीर निकालते चेहरे की उड़ती हुई रंगत बेकाबू हुई। वो उसकी और हज़ल की मुख्तलिफ तस्वीर थी, निहायत ही आम सी फासले से बनाई गई तस्वीर। पब्लिक प्लेसेस में नखवत से मरजान ने आंखें उठाई और बाहर देखते हुए रुबैद को तनफुर से घूरा। ये सब क्या है? अजीज तरीन दोस्त का धोखा। मरजान को उसका लहजा तमस्कर से भरपूर लगा। ये वो तमाम तस्वीर हैं जो हज़ल सामियान ने तुम दोनों की बनवाई हैं, छुपकर अपने मतलब की खातिर। मरजान की गिरफ्त तले तस्वीर के कोने कुचले गए थे। क्या चाहिए तुम्हें? आपका ताउन। तिरछी निगाहें पीछे डाली। तुम्हें क्यों खुशफहमी है कि ये झूठ बोलकर और मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ करके तुम्हारी मदद करूंगी मैं? उसने एकदम से वो तमाम आगे उछाली मगर हाथों की लर्जिश छुपा ना सकी। मुझे मालूम था आपका कुछ ऐसा ही रद्द अमल होगा मिस शहीर, मगर मैं अपनी बात मुकम्मल करके जाऊंगा। हज़ल का कोई दोस्त नहीं है, वो आपको भी वैसे ही इस्तेमाल कर रहा है जैसे उसने मुझे किया। आपका हॉस्पिटल उसके लिए प्ले ग्राउंड है। आपके नाम को मेला करके वो अपने कई गैरकानूनी काम निकलवा रहा है। बिना सबूत के कुछ भी बोल रहे हो तुम। 8 साल की दोस्ती से ज़्यादा मरजान की अपनी अक्लमंदी दाव पर लगी थी। ये तस्लीम करना कि उसने गलत शख्स को करीब रखा था जहर बराबर था। मेरे सबूत वक्त देगा, कुछ अरसे में आप तक ये तस्वीर खुद ही आएंगी, ब्लैकमेलिंग की सूरत। आपसे हज़ल सामियान मेरे मुतालिक काफ़ी झूठ कहेगा। सारे फहरिस्त मेरी लालच और उसे मिला हुआ धोखा होगा। रुबैद अब भी चेहरा आगे रखे हुए एतमाद से बोल रहा था। वो मेरे खानदान तक आएगा, वो मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाएगा। मैं चाहता हूँ जब ये सब हो आप उसकी मदद से इनकार कर दें। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मरजान की याद दिलाने पर रुबैद भरपूर मुस्कुराया। हम जिसे जानने का वादा करते थे उसे भी कहाँ मुकम्मल जानते थे। पूरी मुलाकात में बिना उसकी जानिब देखे वो आया, अपनी कही सबूत छोड़े और गाड़ी से उतर कर चला गया। पीछे रही मरजान ने झट से फ़ोन उठाया। हज़ल को फ़ोन मिलाते मिलाते ना जाने हाथ कैसे रुक गए। मेरे सबूत वक्त देगा। उसे बिल आखिर याद आया था कि उसे ज़ुएब की आवाज़ का मुगालता क्यों लगा था। सरसरी मुलाकात में उसने कभी गौर नहीं किया था, मगर आज देखा तो मालूम हुआ था कि उसमें और ज़ुएब में कितनी मुमासलत है। अगर हुलिया बदल दो तो एक सी ही शक्ल होगी। बीबी सरदार। हमान के पुकारने पर मरजान चौंकी थी। मेरा मशवरा माने तो आप अपनी और उन साहब की मुलाकात हज़ल साहब को मत बताएं। क्या तुम्हें हज़ल पर शक है? मुलाजिम कुछ देर खामोश रहा। हाँ। मरजान अचंभे से आगे हुई। कुछ अरसा पहले ज़रक एबटाबाद आया हुआ था। उसका मुलाजिम मेरा रिश्तेदार है, वहीं से मालूम हुआ। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी तरफ से मालूमात करने की कोशिश करूं कि उस मर्द की बात में कितनी सच्चाई है। इजाज़त दी। मरजान उन तस्वीर को समेटते हुए अपने हैंड बैग में रख रही थी। हज़ल के जानिब से अंदेशे बहुत थे, मगर उसके साथ जुड़े रहने की वजूहात भी अहम थी। रीजेनिक्स के लालच से कबल वो 2 माह पेरिस में मसरूफ़ रही और हज़ल यहाँ। रुबैद की बात उसके लाशौर में थी तब तक कि जब वो हकीकत बनकर सामने न आ गई। जिस रोज़ हकीकत बनकर आई मरजान पर क़यामत टूटी थी। मातम तो उसने तभी कर लिया था, हिकमत अमली कुछ दिन बाद के लिए छोड़ दी थी। दरवाजे पर होती दस्तक ने मरजान शहर का इर्तिकाज़ तोड़ा। बिना कुर्सी मोड़े ही वो जानती थी कि अंदर आने वाला शख्स कौन है। तुमसे मिलने आए हैं। बरीरा जुजाज जो अपने कमरे में मौजूद बालों को कंघी कर रही थी बेइख्तियार चहकी। आनन फानन घुंघराले बालों की ऊंची पोनी बनाते वो नर्स के पीछे होली। सियाह सफ़ेद इम्तिजाज के छोटे कुर्ता शलवार में उसने ज़रा सी निगाह झुकाकर अपने खुस्से पर डाली। चेहरे पर आती खिसियानी सी मुस्कान काबिले दीद थी। लाउंज तो इस तरफ है। जब वह तहखाने की जानिब बढ़ने लगी थी तो बरीरा ने पीछे की सिमत इशारा किया। तुम्हें ऑफिस में बुलाया है? बरीरा के कदम बेइख्तियार रुके। एकदम से सारा के बताए गए इंकशाफात दिमाग में घूमने लगे। तहखाने की रोशन राहदारियां उसे तारीख होती हुई महसूस हुई। हफ्तों कबल का अपना सानिया उसे शिद्दत से याद आया। हाथ अज खुद ही कनपट्टी पर मौजूद पट्टी तक गया। सर चकराने लगा और मादे में जलन सी शुरू हो गई थी। रुक क्यों गई? मुलाजिम ने आगे बढ़ते हुए उसका कंधा थामा तो बरीरा के जिस्म में झुरझुरी आई। खुद को संभालते हुए उसने नाक तले हुए जमा होता हुआ पसीना पोंछा और अकेले ही आगे बढ़कर ऑफिस तक आई। मैं ये कर सकती हूँ, मैं इतनी भी नाकारा और बुज़दिल नहीं जितना सब समझते हैं।
उसे लगता था वो बहादुर है। बहादुरी का असल इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। चौखट में इस्तादा बरीरा जुजाज आंखें छोटी किए हुए मरकजी कुर्सी को देख रही थी। हत्थे पर धरे हुए हाथ औरत की मौजूदगी का हवाला दे रहा था। ईद मुबारक। वो जो कदम बढ़ा रही थी, लम्हे में हर इरादे रद्दी हुए। अपने मोहसिन और रोल मॉडल की आवाज़ पहचानते बरीरा कई मिनट महज खामोश रही। आप ये कहने के लिए तो हरगिज नहीं आई होंगी। जब बोली तो लहजा गैर मामूली हद तक संजीदा था। मरजान ने मुस्कुराते हुए कुर्सी पीछे फेरी। वो पुरानी बरीरा लगी, कुछ उलझी हुई, काफ़ी अफसरदा सी। 3 हफ्ते घर से बाहर गुजारने से काफ़ी समझदार हो गई हो। वो इस्तदाइया अंदाज में बोली। आपको क्या काम है? तुम जानती हो मैंने तुम्हारी मदद क्यों की थी? क्योंकि तुम तीनों एक ही तरह के तलवे चाटते हो। कुर्सी पर बैठी औरत गुंग रह गई। तुम्हारा दोस्त, उसका भाई, तुम तीनों एक जैसे हो। मुनाफिक, मौका परस्त और शोहरत के भूखे। फंकारते हुए बरीरा दफ्तर के वस्त तक आई। मैं तुम पर और तुम्हारी मदद पर थूकना भी अपनी तौहीन समझूं। मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगी। तुम और हजल जिस भी इरादे से मुझे यहाँ लाए थे, मैं वो पूरे नहीं होने दूंगी। मेरे भाई के गुनहगार हो तुम सब। मेरी बेवकूफ़ी थी जो तुम पर भरोसा किया। मरजान गैर फहमी से उसका भभकता हुआ चेहरा देख कर रह गई। बरीरा की बातें उसके उलझे जहन को मजीद भटका रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी जुबान इतनी लंबी है। वो नागवारी से बोली। मुझे भी नहीं मालूम था कि मरजान शहीर एक जालिम इंसान होगी। बरीरा कहकर पलटती इससे पहले मरजान ने तेजी से पुकारा। तुम्हें क्या मालूम है मेरे बारे में? बरीरा ने बेजारी से पीछे देखा। मुझे सब जानना है। मैंने क्या कहा, कौन से जुल्म किए हैं और रुबैत का गुनहगार कौन है, मुझे तफसील बताओ। हाँ, ताकि तुम उस महागुलजार की तरह मेरे कत्ल का नाटक भी तभी मौत तले रचाओ। हरगिज नहीं। मैंने रुबैत के कहने पर तुम्हारी मदद की थी। मरजान के बेकरार अंदाज ने उसे बांध लिया। वो ना चाहते हुए भी पलटी। एक अरसा कबल तुम्हारे भाई ने मुझे हजल का दूसरा चेहरा दिखाया था। उस रुख की झलक देखने के बाद मैं तफसील चाहती थी। मुझे मालूम था वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तो मैंने तुम्हें उसके जाल में ला गिराया ताकि कल को तुम मेरे काम आओ। सुरमई निगाहें हैरत से फैली। मुझे नहीं मालूम कि रुबैद और हजल के दरमियान क्या इख्तलाफ है। मुझे हजल ने अपनी तरफ की कहानी सुनाई है। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपना सच बताओ। मरजान की मिसाल उस खोजी की थी जिसने सहराओं की खाक छानी और बरसों बाद जो पानी का एक तालाब मौसर हुआ, वो उसके प्यास बुझाने से इनकारी था। मैं आपका एतबार कैसे करूं? वो नरम पड़ रही थी। अपने आइडियल को यूं टूटते हुए देखना आसान कहाँ था। मैं वादा करती हूँ अगर रुबैद जुजाज मसलूम हुआ तो उसे हर इल्ज़ाम से बरी इल्ज़ामा करवाऊंगी, सिवाय बरीरा दोबारा उसी बदतमीजी के खोल में आई। मर्डर चार्ज के। बरीरा को सुनने में गलती हुई होगी। 3-4 बार आगे पीछे देखने के बाद भी जब मरजान ना मुस्कुराई तो वो समझ गई ये मजाक नहीं था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई कातिल है? महिल हाथापाई में इतना आगे कब निकला? मोबाइल और टीवी के यहाँ तयशुदा अवकात थे। रुबैद जुजाज ने 3 दिन कबल जरलिश मंसूर का कत्ल किया है। उसके पांव तले जमीन डगमगाई। माँ बाप की सबसे हंसमुख और कामयाब औलाद के मुतालिक इस खबर पर यकीन करना नामुमकिन था। बकवास। वो बालों में हाथ फेरते हुए पीछे हुई। सरासर बकवास। ये हजल की चाल है। हाँ, ये उसी की है। उसी का कोई प्लान है। मैंने सीसीटीवी क्लिप देखा है बैरी। वो आदमी तुम्हारा भाई ही था। उसी ने जरलिश का कत्ल किया। मेरा भाई 2 माह से लापता है। वो मेरा भाई कैसे हो सकता था? वो अलग के बल चिल्लाते हुए गोया पागल हो रही थी। मरजान पहले ठटकी, फिर उलझी और फिर लंबे डग भरते हुए एक ही जिस्त में उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब किया। क्या कहा तुमने? सुरमई और भूरी दोनों आंखों में गबन का दर्द था। एक की सुनाई गई कहानी दूसरे की नींदें अब काफी रातों तक हराम करने वाली थी। कुछ देर बाद मरे कदमों से बाहर निकलते जर्द लिबास वाली औरत की आंखें फटी हुई थी और होंठ हल्के वहाँ मंजर धुंधला था और सुर्ख तलवों वाले जूतों में चलना दोभर। बरीरा की आवाज की बाज गजिश उसके हवासों पर जेर बम की तरह गिर रही थी। मेरा भाई रुबैद जुजाज पिछले 2 माह से लापता है। उसकी शनाख्त चुराकर जो शख्स आजाद घूम रहा है वो ज़ोएब जुल्करनैन है, हजल सामियान का माउनकार और उसका मशीर खास। दोनों हाथों से सीढ़ियों की ग्रिल थामे वो कदम किस सीने पर रख रही थी और रखे कहाँ जा रहे थे अंदाजा मुश्किल था। वो सांप का 2 माह से हजल के कहने पर ये सब कर रहा है। वही हजल जिसने मुझे मेरे भाई के साथ हुई ज्यादती के झूठे किस्से सुनाए थे। अपनी शोहरत को सफेद रखना वो खूब जानता है। मुलाजिम लड़की ने आगे बढ़ते हुए मरजान को संभाला। वो शायद उससे कुछ कह भी रही थी। मरजान का जहन कुछ समझ न पाया। आपको मेरा एतबार नहीं ना मैडम? तो जाएं, जाकर सबूत जमा करें। मेरा काम था मिशाल थमाना। रास्ते में आप तन्हा हैं। बीबी जी।
सोफे पर बैठकर उसे पानी पिलाती लड़की पंखे से हवा दे रही थी। जब बाहर से गार्ड अंदर आया था, मरजान ने गायब दिमागी से उसका चेहरा देखा। वो जो अंदर लड़की है, यहाँ जो डॉक्टर काम कर रहा है, उसकी बहन। उस लड़की के घर वाले आए हैं, बाहर बहुत शोर कर रहे हैं कि साथ लेकर जाएंगे। क्या करूं? साए साए करते हुए जहन से मरजान उसे देखती गई। दोनों सिख मुलाजमीन पर हेबत तारी थी। जाने दो उसको, मैकेनिक के अंदाज में कहते हैं वो उठी और सीढ़ियां उतरते हुए पीछे दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। वो दोनों उसे बुलाते रह गए थे। खाली रिसर्च सेंटर में उसके जूतों और बेरब्त सांसों का शोर काफी देर तक बुलंद रहा था। वो कुछ हड़बड़ाया हुआ बेसब्री लिए हुए आगे पीछे टहल रहा था। रिसर्च सेंटर की खामोशी देखकर महिल जुजाज का जो माथा ठनका था, उसकी रोदाद अलग और जवाबन जो उसने कार्रवाई करके शोर मचाया था, वो बात फिर कभी उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वहाँ सिर्फ बरीरा और 2-3 अलील बीमार रजाकार थे। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? हर बंदा यहाँ से चला गया है तो मेरी बहन क्यों अंदर है? तुम लोगों ने उसकी हिफाजत का वादा किया था, फिर छुपा कर क्यों रखा है? कम फहम गार्ड बस हाथ उठाए हुए उसे आराम से ही करता रहा। उसे भला क्या मालूम अंदर क्या खिचड़ी पकी है। 20 दिन का मुआयदा तय हुआ था, 20 दिन से मामला ऊपर हो गया है तो वो किधर है? कमर पर हाथ रखे हुए चिल्लाते हुए धूप में उसका दिमाग मजीद खराब हो रहा था। एक तो पहले वो जज्बात में आकर बाइक लेकर निकल पड़ा था। आधे रास्ते में सारा ने कॉल करके इतला दी थी कि बरीरा का सामान भी साथ है, उसको कहाँ लाद कर लाओगे? बड़ा आकड़ कर घर से निकला था। वापसी पर शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिलाई थी। वो लड़ने के लिए एक मर्तबा मजीद आगे आया। जब शीशे के दरवाजे खुले और एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया, सारी कल्फत, उकताहट और बरहमी जैसे बरीरा को देखते ही जाहिल हुई। दोनों बहन भाई उजलत भरे कदम उठाते हुए करीब हुए। ये माथे पर चोट कैसे लगी? रुबैद भाई ने कत्ल किया है? दोनों बेक वक्त बोले। महिल ने कुन अखियों से गार्ड को देखा, फिर उसका सामान संभालते हुए जीने उतरने लगा। तुम यहाँ अकेली क्यों हो? भाभी ने तुमसे कोई बात की? एक साथ अदा हुए जुमले पर जहाँ महिल बेजार हुआ था, वहीं बरीरा अब तक गायब दिमाग थी। मरजान के दी इतला की तवक्को वो नींद में भी नहीं कर सकती थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? वो दोनों ठहरे, जबाने अंदर की, लब सख्ती से मिलाए और फिर जहाँ महिल ने गहरा सांस भरते हुए बरीरा के कंधे पर हाथ रखा, वहीं बहन ने आगे बढ़कर भाई के कंधे पर सर टिका दिया था। इर्द गिर्द मौजूद मसाइल में वो ये भूले हुए थे कि वो एक दूसरे का खानदान थे। 3 हफ्तों की जुदाई काट कर मिल रहे थे। तवक्कुफ के बाद बरीरा ने सर उठाया। मुझे यहाँ सबसे ज्यादा तुम याद आए। कब्र में इंसान को सबसे ज्यादा अपनी ज्यादतियां ही याद आती हैं। नखवत से उसके माथे पर हाथ रखते हुए खुद से दूर किया। तुम मुझसे इतने दिनों में एक बार भी मिलने नहीं आए। यहाँ मिलने आऊं तुमसे, इस जेल में? डिक्की खोलकर उसका सामान रखा। बरीरा, अगर तुमने आइंदा ऐसा कोई तजुर्बा करना हो तो बहन मेरे मरने के बाद करती रहना। मुझसे नहीं ये आंटियों के ताने सुने जाते कि एक ही बहन है, उसको भी खून बेचने पर लगा दिया है। बरीरा ने झुरझुरी ली। ये तजुर्बा तो अपनी मौत के बाद भी ना करे। बताया नहीं ये चोट कैसे लगी? गाड़ी में सवार वो उसे घर की सूरत हाल से मुकम्मल आगाह कर चुका था। जब तस्करा छेड़ा, उसका शऊर चीख चीख कर सारा के बताए गए जानी हमले की तरफ इशारा कर रहा था, मगर वही एतराफ बहन के मुंह से सुनना चाहता था। वो उससे भला कहाँ कुछ छिपाती थी। घर चलो तो बताती हूँ। अभी क्यों नहीं? अभी तुम रोड पर हो, कोई बैद नहीं, हकीकत जानते यहीं से रिवर्स घेर घुमाकर उसके ऑफिस न पहुंच जाओ। मलाल से कहा गया ये लहजा और अल्फाज महिल के शुभात पुख्ता करने को काफी थे। स्टीयरिंग पर मौजूद सांवले हाथों की गिरफ्त सख्त हुई। पूरा रास्ता गैर आरामदह रहते वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए उससे बातें करता रहा। अजल सामियान का जवाल अब मैं लाऊंगा। घर के बाहर रुकते उसने एक आखिरी मर्तबा खुद को याद करवाया था। आज आपने हमें कैसे याद कर लिया बादशाह सलामत? मैंने तो चले याद भी कर लिया मकबूल साहब। आप तो जब से DAG हजारा बने हैं, हम बेचारों की तरफ तो देखते भी नहीं। जंग आलू जीनों से सहज सहज कर उतरते हजल के कंधे और कान के बीच फोन रखा हुआ था, जबकि हाथों से वो दस्ताने उतार रहा था। तुम बेचारे नहीं हो, तभी तुम्हें दावत देता हूँ। आज शाम बारबेक्यू है घर पर, वहीं पुराने दोस्तों का। तुमने जरूर आना है, बशर भी तुम्हारा पूछ रहा था। वही लड़का जो मरजान को हरासा करता था, उसके खानदान के साथ ताल्लुक जोड़ते हजल ने एक तीर से 2 शिकार किए थे। मरजान की नज़रों में अच्छा बन गया था और सालों से जिस खानदान के साथ वो दोस्ती करना चाह रहा था, उन्हें भी ज़ेर कर लिया था। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसने मीठी आइसिंग और खून से लदे हुए दस्ताने आग में झोंके। मैं ज़रूर आता, लेकिन आपको तो पता है ना भाई, मैं किस मसले में फंसा हुआ हूँ। आप थोड़ी मदद कर दें तो मैं शाम में क्या अभी हाजिर हो जाता हूँ। जेब में रखा हुआ दूसरा फोन थरथराया। हजल नजरअंदाज करते खून से लदी हुई गोल्फ की छड़ी को आग पर सेकने लगा। हजल सामियान की गर्दन किसने जूते तले रख दी? ये छोटे घर के मुलाजमीन का यही तो मसला है,
उन्हें जरा इज्जत दो तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अब उन्हीं के फैलावे न समेटे तो कुछ घंटों में मीडिया मेरे नाम पर रेटिंग कमाएगी। उसने छड़ी को भट्टी में झोंका तो लोहा हैबत बदलने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवानी है, नाम हदफ करवाना या सबूत मिटाना है। मकबूल भी पुराना खिलाड़ी था। इन सब तफसीलात में पढ़ने के बजाय मैं आपको बनी बनाई रिपोर्ट भिजवा देता हूँ। बस ध्यान रहे हर जगह वही पेश होनी चाहिए। जेब में रखा हुआ दूसरा फोन थरथराया तो हसल ने बदमजा होते हुए उसे बंद किया। तुमने कहा तो समझो हो गया। आज उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ना यकीनी था। उसे लगा था सारा की मालूमात काफ़ी थी, यहाँ तो बरीरा एक नई कहानी सुना रही थी। उस हजल सांप के बच्चे ने तुमसे ये झूठ कहे हैं? वो डाइनिंग मेज की सतह पर हाथ रखते हुए आगे हुआ। इतना सब हो गया और किसी ने मुझे बताया नहीं? तीनों ख्वातीन को देखा, बरीरा के सिवा किसी ने नजरें न फेरी। जब सब मालूम हो चुका है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, तुम तब कहाँ यकीन कर रहे हो? सारा ने चोट की। वो वहाँ लोगों को मरने के लिए रख रहा है। वो ऐन भाई से मुखातिब थी जो अपनी जज्बाती बेयकीनी से गुजर कर आ चुका था। खस्ता हाल कारखाने से निकलते आसमानी लिबास वाले मर्द की पेशानी पर शिकने थी। अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को वो बस्ती के हदूद से काफ़ी पहले ही वापस जाने का कहकर यहाँ तना आया था। चेहरे पर मास्क पहने वो अपनी ही रुकी हुई जीप की जानिब आया था जब उसे ढलान से उतरकर आती हुई दो बच्चियां दिख गईं। इर्द गिर्द हर इमारत ही सुनसान और खस्ता हाल थी। ऐसे में खंडर में खेलती हुई एक 9 उम्र बच्ची और दूसरी 13-14 साल लड़की हजल को देखते रुकी। सियासतदान को एकदम ही मतली आई। वजह उनमें से एक के गाल पर मौजूद पीप से भरे हुए फोड़े थे और दूसरे के बाजू की झुलसी हुई जिल्द पर बने हुए सफ़ेद दाग। ये सिर्फ वही तो नहीं थी बल्कि सालों से होते हुए तजुर्बों ने उस बस्ती के हर इंसान की ऐसी ही हालत कर दी थी। जोए भी पता नहीं किस नस्ल का जानवर है। मैं 2 मिनट यहाँ न रुकूं और उसका यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं करता। मास्क वाले आदमी ने सर उठाकर पीछे देखा। मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने उसकी यहाँ रहने की ख्वाहिश पूरी कर दी। गाड़ी में सवार होते उसने चाबी डाली ही थी जब कारोबारी फ़ोन भी बज उठा। जब्त करते उसने खून के घूंट अंदर उतारे तो स्क्रीन पर पिछले फ़ोन वाले कॉलर आईडी देखकर सारा जब्त ज़ाइल हुआ। 2 मिनट चैन नहीं है, कोई मर तो नहीं गया ना? कॉल उठाते वो तेजी से बोला। तुम तो चाहते यही हो कि वो मर जाए, तभी कॉल नहीं उठा रहे थे। नैना भी जवाबन उसी हठधर्मी से बोली। ज़ोएब कहाँ है हजल? उसका फ़ोन बंद जा रहा है। अरजान ने उसके जो चंद दोस्त थे उनसे भी पूछ लिया है। तुमने कहा था ना कि तुम उसे ढूंढोगे, वो कहाँ है बेटा? फ़ोन में से आती हुई नैना की बौखलाई हुई आवाज़ पर जहाँ वह बेजारी से आंखें घुमा रहा था, बेटा के लक़ब पर उसने स्क्रीन को बाकायदा घोरा। कभी अपनी औलाद को इतने प्यार से बुलाया नहीं था और आज 34 सालों में वो पहली बार खुद नैना के मुंह से ये सुन रहा था। चेहरे पर हाथ फेरते हुए महिल आगे पीछे टहल रहा था। नाखून कुतरते वो वहीं सोफे पर बैठ गया। हजल सामियान कोई सियासतदान, कोई सनतकार, कोई मुल्क या इंसान दोस्त चेहरी नहीं है। वो सिर्फ एक मास क्रिमिनल है। सारा ने सकूत का लम्हा तोड़ा। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसके साथ काम करूं। बरीरा को हमसे दूर किया ताकि अपने पास कैद रख सके। तुम्हें नौकरी दी और? महिल ने ताज्जुब से सर उठाया। मुझे यकीन है इस सब के पीछे भी कोई स्कैम है। आगमीना खामोश समा थी। वो कहाँ उस घर का फर्द थी जो उनके मसाइल का हल ढूंढती। मगर एक स्कीम हमारे पास भी है। सारा ने मुस्कुराते हुए बरीरा को देखा। घुंघराले बालों वाली ने हाथ में दबी हुई USB सामने मेज पर रखी। मैंने तो कल से उसे देखा भी नहीं है। अगर वो ना मिला तो मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दूंगी। हजल को खाला की बात पर हंसी आई मगर वो हंसा नहीं। खाला, वो कोई बच्चा नहीं है जिसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो जाएगी। जाएं, जाकर आजमा कर देख लें। कानूनदान भी कहेंगे बीबी आपका बेटा हट्टा कट्टा मर्द है, कहीं चला गया होगा। कंपार्टमेंट में रखी हुई बोतल से पानी का घूंट भरा। उस कूलर के गंदे पानी को तो वो मरकर भी ना छुए। क्यों नहीं लिखेंगे शिकायत? वो किसी गिरे पड़े खानदान का नहीं है। हम मुल्क के नामवर तरीन इंडस्ट्रियलिस्ट में से हैं। उसका भाई जाना माना सियासतदान है। वो तो सारे काम छोड़कर उसको ढूंढेंगे। हजल को ये तारीफ भाई थी। उस अकेले का नाम उस खानदान की पहचान से बुलंद था। आ जाएगा नैना, पता तो है ना बेटे का। आशिक साहब किसी कोने में महबूब के दुख को रो रहे होंगे। संभलने का कुछ वक्त तो दें उसे। मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ हजल, नहीं तो। नैना खावर का लहजा सख्त हुआ। नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि अपने माँ बाप का कत्ल तुमने किया है। सवारी में बैठे हुए मर्द का सुकून खाक हुआ। मास्क चढ़ाता हुआ हाथ ठहरा। जलते सूरज को देखती हुई आंखों में बेइख्तियार ही गुस्सा दर आया। और मैं ये भी बताऊंगी कि वो आग तुमने लगाई थी। हाजरा का शोहर तुमने मारा था। अरजान को यतीम करने वाले तुम थे। मैं तुम्हारे उन 4 इकताल सबूत समेत सबको दिखाऊंगी। मेरे इकताल या आपकी साजिश?
हलक के आखिरी हिस्से से आता हुआ सवाल कम और तंबी ज़्यादा था। तुम मेरा काम कर दो और इस बात की नौबत नहीं आनी। इसमें ज़ोएब का बयान है, जिसकी मैंने काफ़ी वक्त पहले ही एक हिफाजती कॉपी बनाकर घर में छुपा ली थी। हज़ल ने सिर्फ मेरे गैजेट्स और बाकी पेन ड्राइव्स की तलाशी ली थी। इसके मुतालिक वो नहीं जानता। यह बाहर निकल गया तो हज़ल सामियान बर्बाद है। अपनी कारकर्दगी पर मुस्कुराते हुए उसने तायराना निगाह सब पर डाली। मगर ये आपने छुपाई कहाँ थी? अपना लैपटॉप लाते हुए महिल ने उसे लगाने से कबल पूछा। सारा ने हाथ उठाते हुए बाहर की सिमत इशारा किया। उसकी तकलीद में देखते हुए सबकी नज़रें तोते के पिंजरे तक गई थीं। उसमें जुजाजों ने एक दूसरे को देखा। सारा तो उस पिंजरे के करीब भी नहीं भटकती थी, फिर हाथ कैसे लगा लिया? यहाँ नैना की कॉल खत्म हुई, वहाँ हाजरा की आने लगी। हाजल ने कुफत से स्क्रीन को घूरा। आखिर कब तक वो उन औरतों की गुलामी करेगा? क्या उसे अभी दबने की ज़रूरत थी? दिल पर पत्थर रखते उसने मोबाइल के सब्ज हिस्से पर उंगली रखी। कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ये रुबैद वाला मसला हल हो जाना चाहिए। तुम गए होंगे दोस्त की किसी दावत में। दूसरी तरफ से वो बोलती गई और जवाब में हज़ल ने एक ही जुमला कहा, वही शरीर लहजा और नरम सी आवाज़। फिक्र मत करें खाला, आपका बेटा है ना, उसकी तरबियत आपने ही की है, वो वही करेगा जो आपने सिखाया। मुस्कुराहट में पोर पोर डूबे दिलासे देते हुए उसने कॉल ख़त्म कर दी थी। यहाँ फ़ोन सीट पर धोरा होकर रखा, वहीं चेहरा एकदम ही बदल गया था। भूरे अचसों में इंतकाम था और हाथ की रगें तनी हुई थी। 21 साल कबल का किस्सा भयानक ख्वाब बन चुका था। जलने का शोर, मदद की पुकार, लोगों में इंतशार। सर झटकते हज़ल ने आवाज़ों से पीछे छुड़वाया और बस्ती को पीछे छोड़ते हुए शहर की जानिब निकल पड़ा। 21 साल कबल, सानिया जवाल। यकबस्ता बहते शफाफ पानी की गहराई में पत्थरियाँ और उसकी सतह पर रोशनियाँ मुनक्स थीं। दोनों एक दूसरे को छूने से गैर मुकद्दर और दरमियान के पानी को हटाने से नामुमकिन। ऐसे में सवारी के टायर ने उनके संगम को तोड़ते रोशनी को लहरों में घोल दिया और बेशतर पत्थर अपने टायर के साथ ले गई। उन्हीं पत्थरों की बनी हुई चढ़ाई पर आगे बढ़ती हुई वो सवारी बुलंद सिया दरवाजे से दाखिल हुई और अपनी मंजिल के आगे ठहर गई। 3 मंजिल पर मुश्तमिल वो सफ़ेद हवेली, जिसके तले पर दरिया बहता था। दाएं तरफ सनोबर के ऊंचे दरख्त, जिनसे गिरते हुए चीड़ चिप्स के वसी व अरीज अहाते में फैले थे, और फिर उसी कोठी के दाएं तरफ ताहद निगाह तक फैली हुई सरसब्ज वादी थी। वो जन्नत ही तो थी। भले से उस जन्नत को 6 माह कबल खावर तनोली ने खैर आबाद किया था, मगर जन्नत से निकाला भी तो आदम ही जाता है। आज मोर महल में 6 माह की उदासी और कल्फत दूर करने के लिए एक तकरीब रखी गई थी। वजाए खास और मेहमान खसूसी हाजरा जलील और मलिक दिलदार की पहली औलाद अरजान दिलदार, जिसकी पैदाइश को आज 1 माह हो चुका था, उसी का अकीका था। घर का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ से खुशी न फूटती हो, ऐसा कोई कमरा ना था जहाँ मेहमान ना हो, और ऐसा कोई किनारा ना रहा था जहाँ महफिल अरूस पर ना हो। पिछले सहन में बने हुए दालान के बाहर खाने का इंतजाम था। खुशबुओं ने लोगों को लपेटा हुआ था और बातों से वो बंधे थे। हाजरा हंसते हुए कुछ औरतों से बातें कर रही थी। खरसंदा यकीनन अंदर अपनी नंदों की कहानियां ज़बरदस्ती सुनने में मजबूर थी। ज़ोएब पिछले दरिया के किनारे दोस्तों के साथ था। ऐसे में वो, जिसकी नज़र में यह मंजर रोज़े में हशर का मैदान बना था, वो तीसरी मंजिल की बालकनी पर तन्हा खड़ा नीचे झांक रहा था। 13-14 साल हज़ल सामियान, जो बलोगत की उम्र में दाखिल हो चुका था, दरमियाना सा कद, दुबला पतला वजूद, सांवली रंगत पर चौकोर चश्मे पहने हुए, उसके गालों पर दानों के धब्बे थे और रंगत बेइंतहाई फीकी। उसकी माँ ने अपने बेटे को आज की शाना तकरीब के लिए सफ़ेद रेशमी शर्ट तले सियाह ड्रेस पैंट पहनने का कहा था, और बस कहा ही, नज़रसानी करना गवारा ना किया। तुम क्यों मुंह लटका कर यहाँ पर अकेले खड़े हो? बाड़ पर कोहनियाँ जमाए वो सबको हसद से घूर रहा था जब पुश्त पर से नैना की आवाज़ आई। इब्तिदाई 30 सालों में मौजूद वो औरत शेफोन की सियाह साड़ी में थी। तब के बाल रंगत में भूरे और लंबाई में कंधे से ज़रा से नीचे आते थे। अलबत्ता सब्ज आंखों में बेजारी हमतन थी। अकेले यहाँ किसका गम मना रहे हो? कपड़े क्यों नहीं बदले? ये वही रात का पजामा शर्ट क्यों पहने हुई है? बाढ़ से पुष्ट जोड़ते हुए नैना ने एक सरसरी सी नज़र नीचे डाली। मुझे तन्हा छोड़ दे नैना। नैना को भी इख्तियारी हंसी आई जो उसने बिल्कुल न छुपाई थी। माँ से झगड़ा हुआ है या बाप ने कुछ कहा है? आपने कभी मुझे उनकी बातों को सीरियस लेते हुए देखा है? लड़के ने गोया उकता कर जताया था। उसी पल 2 लोगों की बरहम आवाज़ तीसरी मंजिल से सीढ़ियों के करीब आते हुए बुलंद होती गई। शाहजीना उंगली उठाए हुए सामियान से बहस कर रही थी और वो दुबदु जवाब देते हुए ऊपर अपने कमरे की सिमत आ रहा था। बाप ने जब हाथ छुड़ाया तो उसने ससुर का थाम लिया और कई सालों से वो घर दामाद बने हुए यहीं मकीम था।
वो मेरी कमाई थी, मेरी शूट के पैसे थे, तुमने उनको अपने घटिया हाथ लगाए तो लगाए कैसे? शाहजीना उसे राहदारी में ही रोकते हुए चिल्लाई थी। तुम्हारी वो कमाई ना इधर से महकती थी और ना ही तुमने तबलीग करके कमाई थी। जैसे हराम तरह से कमाई थी मैंने हराम तरह से उड़ा दी। बीवियों को धकेलते हुए वो कमरे में आया। तुम्हें जुए की लत है तो अपने गुर्दे बेचकर पूरी करो। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हें गोद नहीं लिया था। गोद तो मैंने तुम्हें लिया था, और काश ना लिया होता, कम से कम आज मेरे पास अपनी सारी जायदाद तो होती। शाहजीना ने ताकुब किया और अपने पीछे से दरवाजा था की आवाज से मारा। उन दोनों ने जरा फासले पर मौजूद ना बेटे पर ध्यान दिया ना नैना पर। तुम्हारा दम नहीं घुटता ऐसे माँ बाप से? नैना ने बंद दरवाजे को देखते हुए तरहम से कहा। बाप खाली जेब वाला जुआरी है जो अपनी जवानी में विरासत उड़ाता रहा, और बुढ़ापे में आकर जब बाप बना तो उसे औलाद की जिंदगी संवारने की कोई हाजत ही ना रही। और माँ वो बचपने में ही गोद से ही हो गई, और फिर जवानी में आकर उसकी फोकियत सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बन गई। वो अपनी जिंदगी जी रही हैं और मैं अपनी जीऊंगा। दिन में कोई किसी के अमाल का बोझ नहीं उठाता, तो मुझे माँ बाप के गुनाहों से कोई सरोकार नहीं। दिलदार और हाजरा किसी को अरसान से मिलवाते हुए चहक रहे थे। हजल को यह मंजर एक आंख न भाया था। फिर भी अगर मैंने ऐसा बचपन देखा होता जहाँ माँ बाप दोनों लापरवाह हैं, और मैं कभी नानी, कभी खाला, कभी खालू, इन सब के साथ पल बढ़कर बड़ी होती, तो सबको तहस नहस कर देती। बेबी जान आपसे प्यार करती हैं? मुस्कुराकर कहते उसने अगली का सांस खींच लिया था। छोटे नाना के साथ आपका कैसा ताल्लुक था? बहनें कितनी नजदीक हैं? फुप्पो के साथ कभी बनी हैं? दोस्तें कहाँ हैं? औलाद दिल के करीब है क्या? नैना के बदलते हुए पहलू से हिज उठाते हुए उसने आखिरी वार किया था। शोहर के साथ भी महज जिंदगी के 4 साल मिले थे। वो गया मसरूर था, अजल से ऐसा था। कुछ देर तक वो नैना की उदास सूरत देखता रहा और फिर जाने को पलटा। क्या जो सब मैंने देखा है जरूरी है वो सब तुम भी सहो? उसने अचंभे से खाला को देखा। मैंने एक नाकाम जिंदगी गुजारी है हाजल। मैं नहीं चाहती कि इस घर में अब कोई भी तारीक मुस्तकबिल देखे। तुम मेरे बच्चे हो, मैंने अपने हाथों से तुम्हें बड़ा किया है। जहाँ बीबी जान तुम्हें ताकीद करती थी, हाजरा तुम्हें तारीफ ला कर देती थी, वहाँ तुम्हारा दोस्त कौन था, तुम्हारा राजदार भी, और तुम्हारे हर तजुर्बे का साथी भी। हजल का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए वो आबदीदा थी और आसूदा भी। उसने इलाके की फसलों से अगर फल चुराना होता तो नैना साथ, वो अगर कुछ तोड़ डाले या नुकसान कर दे तो भी सूरत हाल संभालने वाली नैना खावर, जोएब और उसके बीच अगर झगड़ा हो जाए तब, हाँ तब भी नैना उसी की तरफदारी करती थी। तुम मेरी पहली औलाद हो, मुझे जोएब से ज़्यादा अजीज हो, काबिल हो, लायक हो, मिलनसार हो, उसकी तरह जज्बाती नहीं। हजल धीरे से उसके हाथ हटाते हुए मुस्कुराया। मुझे ये सब बातें मालूम है नैना, और बेफिक्र रहें, मैं आप जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मुमकिन ही नहीं है। कहते हुए उसने नैना की निगाहों का ताकुब किया था, फिर पलटकर अपने पीछे देखा जहां दिलदार मलिक अपने कंधे से अरजान को लगाए हुए कमरे में ले जा रहा था। दिल खा लूं? वो चहक कर उस सुरमई दाढ़ी वाले मर्द के करीब आया। श्श, आहिस्ता बोलो। दिलदार ने तेजी से झड़का। सो रही है वो, दिखाई नहीं देता? हजल को हैरत हुई। पिछले 10 सालों से उस जोड़े के यहाँ औलाद नहीं थी। औलाद का प्यार वो हजल को देते थे। उसके पढ़ाई के अखराज से लेकर उसकी माली ज़रूरियात पूरी करना वो अपना फ़र्ज समझते थे। जब से उनकी अपनी औलाद आई थी, हजल की हैसियत सिफर हो गई थी। उसकी मिसाल ऐसे खिलौने की मानिंद थी जिसे तब तक इस्तेमाल किया गया था जब तक अपना मुंतज़िर खिलौना ना मिल गया। इंतज़ार ख़त्म हुआ और उसकी मौजूदगी नज़रअंदाज। बुरा लगा है, मेरा भी दिल यूं ही दुखता था जब बीबी जान जीना के घर आते ही मुझे भूल जाती थी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नैना और हजल उस कमरे को घूर रहे थे जहां नन्ही, अरजान और दिलदार गए थे। क्या मैं इतना गैर ज़रूरी हूँ जो सब दूसरे के आते ही मुझे भूल जाते हैं? रंज, तमस्खर, ताजुब सब था उसके लहजे में। मैं 4 माह का था जब से मम्मी डैडी मुझे इधर छोड़कर अपने कामों को निकल गए थे। कभी खर्चा भेज देते और कभी खत या कॉल के जरिए अहवाल पूछ लेते। 4 साल बाद हाजरा खाला जर्मनी से लौट कर आई थी, और तब हकीकतन यूँ लगा था गोया सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ हूँ। ऐनक के पार उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से नम हुई। एक तरफ से उसके माँ बाप के लड़ने का शोर आ रहा था और एक जानिब से दिलदार और अरजान की खिलखिलाहटें। वो मुझे अपना बेटा कहते थे, मुझे लगता था मैं उनका वारिस हूँ। सब यही तो समझते हैं नैना। भीगा चेहरा फेर कर बराबर कद वाली औरत को देखा। नाना पिछले कुछ सालों से मुझे अपने साथ कारखाने लेकर जाते हैं। मैं खालू और खाला के साथ उनके ऑफिस जाता हूँ।
यहाँ तक कि सब यही समझते हैं ये सब हजल सामियान का है। उसकी आवाज़ भारी होना शुरू हुई। ये करोड़ों का कारोबार मेरा है, ये घर मेरा है, ये जायदाद, ज़मीनें सब मेरी हैं। मैं इस घर का चिराग हूँ, वो गोल्डन चाइल्ड हूँ जो सबको अपनी नेक नामी के लिए ज़रूरी है। ये सब अभी भी तुम्हारा हो सकता है। आगे पूछते हुए उसने ठिठक कर चेहरा फेरा। अगर अरजान ना रहे तो? वो कहाँ जा रही है? नैना की मुस्कुराहट पुरइसरार थी। हम भेज तो सकते हैं। किससे ज़्यादा प्यार करते हो, उस बच्ची से, अपनी खाला या खालू से, या फिर खुद से? शोहरत और ताकत से। नैना चंद लम्हे को सटपटाई। क्या वो वाकई 13 साल का था? फिर तुम अरजान को रास्ते से हटा दो, सब तुम्हारा। मतलब मार दूं? इर्द गिर्द आवाज़ों का तजाद ऊंचा हुआ। ज़ोएब उससे बहुत प्यार करता है। ज़ोएब तो किसी गधे से भी प्यार कर ले, दिल की इतनी नरमी है उसमें। लेकिन ऐसे कैसे? कमरे में उसका बाप भी है। नैना पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। वो लड़का इतना पुरसुकून था जैसे इंसानी जान लेना उसका रोज का काम हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम अरसे से कुछ ऐसा करने का इरादा रखते थे? बस एक साथ ये जुर्म चाहिए था। सांवले चेहरे की मुस्कान गहरी हुई थी। नैना ने पहली बार देखा वो खुश होता था तो आंखों की स्याही गहरी हो जाती थी। नैना को पहली मर्तबा आंखें परख लेने से खौफ आया था। आप चाहे मेरा साथ दें या ना दें, गैर जरूरी है। आपने महज रास्ता दिखाकर इजहार कर दिया है। अगर कल को मैं पकड़ा भी गया तो मेरे साथ आप भी गुनहगार होगी, क्योंकि ना सिर्फ एक बल्कि 3 लोगों ने आपको और मुझे साथ देख लिया है। मेरे पास 3 एलिबाई हैं। नैना का हील पहना हुआ पैर चटका, मगर इससे कबल वो डगमगाती हजल ने उसे थाम लिया था। अब आप वो करेंगी जो मैं आपसे कहूँगा, ना भी करेंगी तो मसला नहीं, शरीक जुर्म आप वैसे भी हो चुकी हैं। सब्ज आंखों वाली औरत की कैफियत डगमग करती थी। वो ये सोच कर आई थी कि अरजान को कुछ नुकसान पहुंचाकर वो हजल को सबकी नज़रों से गिराकर अपने बेटे और खुद की धाक बिठा लेगी, मगर जो यहाँ जाल बिछाने आई थी शिकार ने उसी पर घेरा तंग कर दिया था। सबसे पहले हमें इंतज़ार करना होगा। मम्मी, डैडी और खालू यहाँ से जाएंगे। उसके बाद मेरा इशारा मिलते ही आप किचन के बाहर बनी हुई राहदारी में आएंगी। अगर मैं अभी जाकर सबको बता दूं तब क्या करोगे तुम? वो सहमी हुई थी। बच्चे तो नादान और मासूम होते हैं, उन पर कौन शक करता है? मुस्कुराते हुए उसने खाला की यकबस्ता हाथ छोड़े और जीने तय करते हुए उतर गया। उसके जाने की देर थी। नैना खावर घुटनों के बल फर्श बोर्स हुई थी। वो 14 सालों से एक बिच्छू को खिला पिलाकर बेध्यानी में ही उसका जहर मुहल्लिक कर रहे थे। महिल मुकम्मल ऑडियो सुनने के बाद शल था। घुटने पर मौजूद लैपटॉप की हिद्दत भी उसकी शौकी कैफियत घटा ना सकी थी। अब आगे क्या? बरीरा ने हिम्मत करते पूछा। सारा चंद लम्हे दीवार को देखती रही जो उसकी नजरों से अनजान था। पता नहीं, थकान से कहते हुए सर हाथों में गिरा दिया था। मेरे पास एक हल है। उसने सूखे होठों पर जबान फेरी। हम ये सब ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं किसी जाली अकाउंट से, और जब खबर फैलेगी हम अकाउंट बंद कर देंगे। इस तरह सबका ध्यान रुबैद भाई से हटकर हसल तक पहुंच जाएगा। बीच में रुबैद लाला का जिक्र है और सारा भाभी की भी आवाज़ है। अगर तुम्हारा IP एड्रेस ना भी ट्रेस हुआ तो वो आवाज़ पहचान कर अगले ही मिनट तुम्हारे घर किराए के गुंडे भिजवा कर तुम्हें जान से मरवा देगा, या फिर तुम पर तशद्दुद करके हर मुमकिन कोशिश करेगा कि रुबैद भाई दबाव में आकर बाहर आएं। सपाट अंदाज में बोलती हुई मीना रुकी। तीनों लोग हवन्नक बने हुए उसका चेहरा देख रहे थे। उसे एकदम ही अपनी बेकरारी पर खजालत लगी। ये मेरा अंदाजा है, सबसे नजर चुराते हुए कहा। मीना गलत नहीं है, सारा कहते हुए उठी और ताजमीना के कमरे में धरा हुआ आउटबोर्ड निकाल कर बाहर लाई थी। घर के हर बच्चे ने एक दौर में ट्यूशन पढ़ाई थी। कुछ बाकियात अब भी मौजूद थीं। पहली बात, हजल अब बाइल्म है कि हम ज़ोएब नैन के मुतालिक सब जान चुके हैं। दूसरी बात, मुझे यकीन है दोनों कज़न अब एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। वो तमाम नुकात लिख रही थी। और तीसरी अहम बात, हमारे खानदान पर पुलिस इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। अब ये मामला पुलिस कस्टडी से शुरू होगा और कोर्ट तक जाएगा। मगर रुबैद भाई मुलजिम हैं, जब तक मुलजिम नहीं मिलता कस्टडी में कौन आएगा और कोर्ट में कौन पेश होगा? मेरा मानना है कि हमारा डर फजूल है जब तक रुबैद भाई नहीं आ जाते। आगा आदत के बरखिलाफ दोबारा बोली और मामूल के मुताबिक हिचकिचाते हुए चुप भी हो गई। भाभी, बरीरा के अगले अल्फाज गैर मुतवक्का थे। मुझे लगता है मरजान शहीर हमारी मदद कर सकती है। वो कौन है?
रुबैद के अलावा किसी और को न याद रखने वाली औरत की जानिब से यही सवाल बनता था। हज़ल की दोस्त, मैं कुछ दिन उसके घर रही थी। भाई ने आपसे झूठ कहा था। मैं रिसर्च सेंटर नहीं गई थी। मुझे लगता है वो हमारी मदद करेगी। वो आज मुझसे मिलने, तुमसे मिलने क्यों आई थी? सारा को धचका लगा था। हज़ल ने उनको भी धोखा दिया है और ये बात सबसे पहले उन्हें रुबैद भाई से मालूम हुई थी। सारा के कानों में मानो उसके बाद कोई आवाज़ ही न आई। भाई उनसे मिले थे और कहा था कि मुश्किल वक्त में मेरी बीवी की मदद कीजिएगा। सारा के लब बेआवाज़ हिले। तुम इस सब से दूर रहो बदी। संजीदगी से बात काटते हुए महिल ने यूएसबी निकाल कर जेब में डाली। मैं और दी देख लेंगे कि आगे क्या करना है। मैं क्यों दूर रहूं? वो मेरा भी भाई है। मैं मदद करना चाहती हूँ। उसने साथ की खातिर सारा को देखा। तुमने यूएसबी की हिफाजत करी, यही तुम्हारा ताउन था। आगे तुम अभी बच्ची हो। तो तुम कौन सा शादी के बाद प्रमोट होकर दादा बन गए हो? 2 साल ही बड़े हो मुझसे, ज़्यादा रोब मत जमाओ। वो हस्बे आदत जर पर उतरी। ये संभाल कर रख दो। महिल ने यूएसबी बीवी को थमाते हुए ताकीद की। बरीरा को मजीद आग लगी। मतलब वो इस मामले में साथ दे सकती है, मगर मैं नहीं। वो भी तो मेरी ही उम्र की है। वो तुम्हारी तरह जज्बाती और बेवकूफ़ नहीं। बाहर निकलते हुए उसने पलट कर बोला था। भाभी यार। सारा के सामने शिकायत का पटोरा खोले हुए वो अब बोले जा रही थी। मेज के कोने पर मौजूद मीना खामोशी से खुली हुई हथेली को देख रही थी। इर्द गिर्द की आवाज़ें उसे दूर होती हुई महसूस हुई। हज़ल सामियान की तबाही मैं लाऊंगी। दूसरी मंजिल तक जाते हुए वो मुस्कुरा रही थी। उसकी जंजीरें इतनी लंबी ना थी। इस बात का अंदाज़ा ज़ुएब नैन को अब हो रहा था। कल शाम से यहाँ कैद उसको पहली मर्तबा भूख की तलब हुई। दूर रखे हुए इश्तिहा अंगेज खाने उसकी तलब का मजीद इम्तिहान ले रहे थे। दोनों बंदे बाजू के पास। उसने टांगे लंबी करके खाने के डब्बों को खींचना चाहा। यहाँ उसने पाँव की मदद से नज़दीक किए। जब वो ज़मीन पर उलट गया, अंदर मौजूद बिरयानी उस गंदे फर्श पर फैल गई। ज़ुएब ने एक नज़र अपने पाँव पर डाली और दूसरा ज़मीन पर। कौन सा ज़्यादा मेला था? उसने आगे झुकते हुए मुंह के जरिए खाना चाहा, मगर जंजीरें इतनी लंबी ना थी। कंधे पर रगड़कर आगे होना चाहा, नाकामी मिली। पुश्त जमीन से लगानी चाहिए तो कंधों में ऐसा दर्द उठा था कि उसकी चीखें निकल गई थी। मजबूत बाजू पर नील के निशानात थे, जबकि एक गाल फटा हुआ और आंख सूजी हुई थी। हज़ल ने अपने गोल्फ की छड़ी से उस पर बेशुमार वार किए थे, सिर्फ एक तफसील जानने के लिए। रुबैद किधर छुपा है? ज़ुएब मार खाता जाता और हंसता जाता। उसकी हंसी हज़ल को इश्तियाल देती और वो तशद्दुद जारी रखता। उस महफिल को बर्खास्त हुए कई घंटे गुजर चुके थे और अब चारों जानिब जो भी था वो भूख थी। उससे अपनी बेबसी पर हंसी आई थी। कहाँ वो हट्टा कट्टा तवाना आदमी जो पैसे के बदले तशद्दुद करता था, और अब कहाँ ये जैसे कीड़े और बजरी से भरे हुए फर्श पर मुंह मारकर खाना उठाना था। उसने एक कड़वा फैसला किया। आंखें बंद की और फिर जमे हुए पसीने वाले पैर चावलों के नज़दीक लाया। पाँव की पुष्ट से चावलों का आधा हिस्सा अपने तरफ लाते हुए उसने चेहरा छत की सिमत कर लिया था। आंखों से फिसल कर आते हुए आंसू हिचकियों में बदले थे। काश खुदा ने भूख न रखी होती। कंकड़ों और गंद से भरे हुए चावलों के गिर्द मुंह लाते हुए उसके कुछ आंसू भी उन पर गिरे थे। अगर कहीं नमक की कमी बेशी थी तो वो भी पूरी हो गई थी। सवाल अब भी वही था कि रुबैद जुजाज किधर है? माजी। रुबैद ने अपनी बगावत शुरू की थी। हज़ल ने उसे मनाया था, डराया था, जिस्मानी तशद्दुद भी करवाया था, मगर वो टस से मस न हुआ। इजाफी टेंशन ज़ुएब की गैर मौजूदगी थी। उस मुलाकात के बाद से ज़ुएब हफ्ते तक गायब रहा। उसके लिए ये हज़म करना ही नामुमकिन था कि हज़ल सामियान उसको आगे बेच चुका है। अपने ज़राए से मालूम करवाया तो रुबैद की बात हर्फ ब हर्फ सच निकली। एक दोस्त काजिब था और दूसरा दोस्त बेबस। ज़ुएब की दुनिया तितर बितर होकर रह चुकी थी। किस किस ने उससे राब्ता करना चाहा था, मगर हज़ल ने सबको ये तसल्ली करवा दी थी वो किसी काम के सिलसिले में अब कराची गया हुआ है। ज़ुएब अमूमन अपने दफ्तरी दौरों में यूं ही लापता रहता था तो किसी को शक न हुआ, जबकि दर हकीकत हज़ल बाल नोचने को आ चुका था। तुम कहाँ गायब थे? हज़ल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रहा है। रुबैद किसी काम से बाजार आया था। वो अब तक हरीपुर के प्लांट में था जब उससे रश में ज़ुएब टकराया। एक तंग सी गली में बनी हुई दुकान के बाहर वो एक दूसरे से पुश्त किए हुए बैठे थे जब रुबैद ने सवाल किया, तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? गोश्त की बदबू, गली में लोगों का शोर, वहाँ का उजाला हर सू हावी था। मेरा सवाल नज़रअंदाज ना करो। तुम्हारा एक छोटा भाई है ना जुजाज? अगर तुम्हें मालूम हो कि दोनों मिलकर एक कारोबार कर रहे थे जिसमें कोई कानून कोई असूल नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक उसने चोरी छुपे तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर अपना किरदार दुनिया की नज़र में साफ रख लिया,
तो तुम पर क्या बीतेगी? रुबैद खामोश रहा। जवाब सभी जानते थे, इसीलिए ज़ुएब ने कंधे उचकाए थे। तुम आगे क्या करोगे? तुम्हें हसल से बदला लेना है? क्या तुम्हें नहीं लेना? ज़ुएब ने पलटकर हमशक्ल दोस्त को देखा। दोनों बेक वक्त ही मुस्कुराए थे। सबसे पहले मेरे लिए रिहाइश का बंदोबस्त करो, मैं अपने घर नहीं रह सकता। उस मुलाकात के बाद सब आसान था। ज़ुएब ने सही वक्त देखते ही रिहाइश का बंदोबस्त किया। साफ सफाई से लेकर चूहों को मारने तक के सारे काम उसने खामोशी से किए। और फिर चंद रोज बाद ही दोनों दोस्त एक सुनसान आबादी में मौजूद ढाबे पर मिले। ये जगह महफूज है। तीसरी मंजिल जो मक्किनों के लिए कब्रिस्तान थी, वो ज़ुएब के लिए अंधेरे में शमा साबित हुई थी। ये हजल का घर है। फोन पर दिखाई देते कमरे से नजर फेरते हुए रुबैद ने उस वक्त को कोसा था जब उस मोटी अकल वाले मर्द पर एतबार किया था। और हजल तुम्हें हर जगह ढूंढेगा सिवाय अपने घर के। मैं यहाँ रहूंगा कैसे? तस्वीर को हर रुख से देखने के बाद रुबैद ने सपाट लहजे में पूछा। तीसरी मंजिल पर मेरा जिम है, जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं आता। मैं जब आया करूँगा तुम्हारी ज़रूरियात का सामान पहुँचा दिया करूँगा और किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। काले चनों की दूसरी प्लेट मंगवाते हुए ज़ुएब इत्मीनान से कहता गया। सबके मुताबिक तुम हरीपुर वाले प्लांट में हसल के ऑर्डर पर मौजूद हो। मेरा इशारा मिलते ही अपनी गाड़ी और फ़ोन वहाँ छोड़ जाना, ताकि किसी भी तरह से हसल तुम्हें ट्रेस ना कर सके। फिर जेब से एक पुराना सा फ़ोन निकालते हुए बर्तनों के दरमियान रखा। इस फ़ोन में मौजूद सिम जिस आदमी के नाम से है वो मेरा बंदा है, तो तुम्हें मसला नहीं होगा। अपना नंबर मैंने सेव कर दिया है, मुझसे उस पर राब्ता करना। और जुजाज, भूल कर भी सारा से राब्ता मत करना। तुम्हारे गायब होते ही लाला उस पर नजर रखवाएंगे। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ उसकी भी जान खतरे में डालोगे। रुबैद के चेहरे पर आती हुई कशमकश देखते उसने आखिर में इजाफा किया। मैं सारा को बताए बगैर गायब नहीं हो सकता। वक्त नहीं है, कल 15 मई है दोस्त। तुम्हारी दवा का लॉन्च और हजल की दी गई डेडलाइन का इख्तिताम। और ऐन तवक्को है कि हजल आवाम में से किसी को उठाकर उस पर दवा की लाइव जांच दिखाएगा। दोस्त को खाने का निवाला पेश करते हुए वो बोला, रीजेनिक्स अभी मुकम्मल नहीं बनी, हजल उसकी जांच करेगा और लोगों की जान जाएगी। तो क्या तुम्हें उनकी परवाह है? रुबैद ने खुश होठों पर जबान फेरी। मेरी मानो तो पब्लिक को अभी सब बता दो कि ये दवा फ्रॉड है। और ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये मेरे 8 सालों की मेहनत है जिसे तुम्हारा कज़न रोंडने चला है। ज़ुएब चेहरा झुकाकर हंसा। तुम्हें अभी भी सिर्फ अपनी परवाह है, तो लोगों की फलाह का मत सोचो। तुमने छिपकर बाजियां खेलनी हैं और इसमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। रुबैद खामोशी से फ़ोन टटोलता गया। क्या उसकी कामयाबी किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा अहम थी? आज रात तक अपना सारा इंतज़ाम कर लो, कल तुम अकेले मोर महल जाओगे। चश्मा वाला मर्द बेइख्तियारी सीधा हुआ। होलिया मुझ जैसा कर लेना, बाकी शक्लें हमारी मिलती हैं, किसी को शक नहीं होगा कि मैं हूँ या तुम। रुबैद सदमे और हैरत से देख कर रह गया था। मुझ पर भरोसा करो जुजाज, मैं ऐसे काम सालों से कर रहा हूँ। मैं कल सारा से मिले बगैर कहीं नहीं जा रहा। हतमी अंदाज में ऐलान करते हुए उसने चाय का घूंट भरा। फिर 15 मई की रात आई। हजल और उसका हफ्ते बाद आमना सामना हुआ। किधर गए थे तुम? अंदर ही अंदर दिल नफरत से कांप रहा था। ना तुम यहाँ हो और ना ही रुबैद, मेरे तो जैसे दोनों हाथ ही कट गए हैं। हजल के हाथों खौफजदा होते ही वो झटके से उठा। मैं वो नहीं कर सकता जो आप चाह रहे हैं, मैं वो हरगिज नहीं करूँगा। वो बिना कहे भी हजल का मुतालबा समझ गया। इतने लोगों की जिंदगियों का मामला है, इतना बड़ा धोखा नहीं लाला, नेवर। वो मेरा दोस्त था ज़ेब, तुम्हें लगता है मेरे लिए भी ये आसान है? ज़ुएब कहना चाहता था तुम्हारे लिए सब आसान है, मगर जबान पर लुकनत आ गई। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है लाला, आपके एक इशारे पर हर हद अबूर कर दी है, गलत सही की तफरीक से निकलकर कानून तोड़े हैं, मगर ये मैं नहीं कर सकता। मैं किसी की जान नहीं ले सकता, उसका खानदान तबाह हो जाएगा। उसने हजल के लिए बहुत से लोगों को जिस्मानी दर्द दिया था, मगर कत्ल वो उस हद तक नहीं गया था। तो मत लो जान, मैं भी ऐसा जुल्म नहीं चाहता, मगर इसके सिवा दूसरा रास्ता नामुमकिन सा है। मुझे मंजूर है, मैं दूसरा रास्ता चुनता हूँ, मगर मैं रुबैद जुजाज का कत्ल नहीं कर सकता। दूसरा रास्ता यही था कि रुबैद जुजाज बनकर रहना और उसके खानदान को अंदर से तबाह करना। एक तरफ दोस्त से किया हुआ वादा था, दूसरी जानिब साथी गुनहगार का खौफ। ज़ुएब ने खुद को चुना, आसान रास्ता खुद को चुनना ही था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट था इसमें। तो सबसे पहले तो हजल ने ही अपने पेरेंट्स को मारा है, और जो
ارزاندار کے فادر تھے اسے بھی مارا ہے اور ارزاندار کو بھی، کیونکہ اس کے مطابق تو یہ دوسری لڑکی تھی، تو یہ تو ابھی معلوم نہیں، لیکن 4 قتل کیے ہیں اس نے، جو کہ صرف 13 سال کی عمر میں کیے تھے۔ اور نینا کے ساتھ تو وہی سین ہوا ہے کہ دوسروں کے لیے گڈھا کھودا تھا اور خود ہی اس میں گر گئی، اور وہ آج تک بلیک میل ہو رہی ہے اس کے ہاتھوں، اور وہ ایک دوسرے کو ہی بلیک میل کرتے ہیں۔ باقی مرجان کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا ہے حسل کے بارے میں، تو اب دیکھو وہ ساتھ دیتی ہے یا پھر آنکھیں بند کر لیتی، لیکن کرے گی نہیں، وہ ایسی لگتی تو نہیں ہے۔ اور مہل کے پاس سوچنے کے کچھ ہے ہی نہیں، مطلب وہ سوچتے نہیں کسی بھی چیز کو لے کر، ایک دم سے رد عمل دیتا ہے، چاہے وہ سارا کو لے کر ہو یا پھر ربید کو لے کر اور اب بریرہ کو لے کر، وہ کسی چیز کو نہیں سوچتا، بس کر لیتا جو کرنا ہو۔ اور اب دیکھو سارا کیا کرتی ہے تو، لیکن جو یہاں پر سب سے زیادہ شاکنگ تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ ربید مطلب حسل کے گھر میں ہی ہے اور حسل کو نہیں معلوم، تو مجھے یہاں بہت حیرت ہوئی تھی۔ اور زیب نے دونوں کو ہی پھنسا دیا، ادھر حسل سے بھی اپنا بدلہ لے لیا اور اب ربید بن کر زرلش کا مرڈر کر دیا ہے، اور اب سارا الزام ربید پر ہے، تو اس نے دونوں کے ساتھ کھیل گیا وہ تو۔ مجھے اس پر شروع سے یقین نہیں تھا اور یہی ہوا، اس نے جان بوجھ کر کرا ہے، ربید بن کر جو گیا تھا زرلش کے پاس، مجھے لگا تھا شاید شوق میں چلا گیا ہے، لیکن نہیں، سارا شاید پلاننگ ہے اس کی۔ اب دیکھتے ہیں کیا چاہتا ہے، یہ صرف یہ اپنا تھا شروع سے اور وہی ہوا۔ تو مجھے زویب پر تو شروع سے یقین نہیں تھا، لیکن جو اتنا ساتھ دیا ہے اس نے ربید کا، وہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہاں اتنا ساتھ دیا تھا اور پھر بعد میں ایسے دھوکہ دیا ہے، تو اسی نے ہی چھپایا تھا اب تک۔ اور کیا وجہ ہے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے اس نے، مطلب ربید نے تو اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا نہیں تھا جو اس نے اتنے بڑے مرڈر میں پھنسا دیا ہے اسے۔ باقی دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے۔ اور ایک اور جو ابھی 6th ایپیسوڈ اسٹارٹ ہوا تھا اور شروع میں جو لڑکی دکھائی تھی، تو پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ آغا مینا ہے، لیکن نہیں، اب مجھے دھیان آیا کہ وہ ارزاندار ہوگی، کیونکہ وہ گھر میں 22 سال سے رہ رہی تھی اور اس کی ہی عمر اتنی ہے، باقی سب تو دکھا دیے ہیں، ارزاندار رہتی ہے تو شاید وہی ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مرجان کے پاس جائیں اس ریکارڈنگ کو لے کر، اور اگر وہ مدد کرنا چاہیں تو فیروز مدانی ہیں اور وہ بھی کافی پاورفل دکھایا ہے اس میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلپ کر دیں، اور یہ اس طرح سے جو دکھاتے ہیں فارما کمپنی اسٹارٹ میں جو بند ہو رہی تھی یا پھر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، تو وہ اسی وجہ سے ہو۔ اور ایک بات اور، پہلے بھی زویب غائب ہوتا رہا تھا، اور جب ابھی غائب ہوا تھا یہ ربید جب اسے بتاتا ہے سب کچھ سچ، تو یہ 1 ہفتے تک غائب رہا تھا اور سب کو اس نے یہی کہا تھا حسل نے کہ یہ اسلام آباد گیا ہے، اور سب نے یقین کر بھی لیا تھا۔ لیکن اب نینا ایک دم سے، یہ بھی 1 دن ہوا ہے اور اتنی کال کر رہی ہے کہ اسے ڈھونڈو کہاں ہے، وہ پولیس میں جا رہی ہے، اب کہہ رہی ہے جانے کے لیے، اور حسل بھی آگے سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ ہاں وہ اسلام آباد گیا یا کہیں گیا ہے، یہ بھی چپ ہے۔ تو کیا چاہ رہے ہیں یہ دونوں، کیونکہ اسے کون سا الہام ہوا ہے کہ اب میرا بیٹا کہاں ہے، اتنے دن سے تو اسے کہتی تھی کہ ہاں یقین کر لیتی تھی اس کی بات پر، اور نہ یہ اب کہیں گھما رہا ہے نینا کو کہ ہاں یہ اسلام آباد گیا ہے، یا پھر کچھ ایسی باتوں کو گھما دے، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے دونوں کے دماغ میں۔ باقی اور کچھ ہوگا تو میں بھول گئی ہوں گی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔